वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। कासिम साहब, आपके पास आना चाहूंगा। ये जो इधर से कुछ बात बड़ी तेजी से उठ रही है, योगेंद्र यादव और कई तरह के कुछ ऐसे सेफोलॉजिस्ट हैं जो ये कह रहे हैं कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में पिछले चुनाव की तुलना में सीटें हार रही है, पूर्वांचल में और नुकसान हो सकता है। इस बात में कितना दम है? पंकज जी, योगेंद्र जी पहले राजनीतिक विश्लेषक थे, फिर आम आदमी पार्टी के नेता थे, अब कांग्रेस पार्टी के चुनाव का मैनेजमेंट देख रहे हैं। तो जैसा नजर होती है वैसा नजरिया होता है। जैसे मैं प्रशांत किशोर के बारे में भी यही कहता हूँ, जैसा नजर वैसी नजरिया। हम लोग का नजरिया चूंकि थोड़ा सा अलग इसलिए होता है कि हमारी नजर जो है उसके अंदर से सब लोग बराबर होते हैं। जब सब बराबर होते हैं तो जब हम नतीजा निकालते हैं तो कुछ सही के करीब जाके टिक जाता है। हालांकि इलेक्शन में कोई भी भविष्यवाणी करना तो ऐसे ही होगा। महन जी कई चैनल पर कई बार हमारे साथ रह चुके हैं। मैं शुरू करता हूँ सबसे पहली सीट से जिसको लेके बड़ी चर्चा हो रही है, अनुप्रिया पटेल की सीट। देखिए, एक चीज समझ लीजिए, हर एक्शन का रिएक्शन है चुनाव। कोई एक्शन बगैर रिएक्शन के नहीं होता। रघुराज प्रताप सिंह को और उनके बयानात को अनुप्रिया पटेल को लेके जिस तरह से कोट करके जिस तरह से वहां पे बातें की गई, तो उसमें क्षत्रिय वोटों का नुकसान तो नहीं हुआ अनुप्रिया पटेल का, लेकिन वो पिछड़े वर्ग का मतदाता जो अनुप्रिया के साथ नहीं भी था, या अनुसूचित जात का वो मतदाता, खटिक है, पासी है, कोरी है, इस तरह के जो बिरादरियां हैं बड़ी संख्या में, उन्होंने अनुप्रिया पटेल का रुख कर लिया और क्षत्रिय जैसे रुका था वैसे रुका रह गया। या उसने थोड़े मोड़े, जैसे हमने पश्चिम में देखा कि उसने मतदान में हिस्सा नहीं लिया, बढ़ चढ़ के नहीं लिया, प्रतिशत थोड़ा सा कम हो गया उसका। उसके बाद आप आइए, दूसरी सीट के बाद बात कर लेते हैं हम लोग घोसी। घोसी जरूर ऐसा है कि घोसी को आप बिल्कुल वैसे ही देखे जैसे आपने सुधाकर सिंह के चुनाव को देखा। जब सुधाकर सिंह उपचुनाव वहां लड़ रहे थे तो हम लोग अपने चर्चा में ये बात कहते थे, पंकज जी, अनुपम भाई भी कहते थे, मैं भी कहता था। हम लोग ये कहते थे कि इतना बैकवर्ड बैकवर्ड हो गया है कि वहां का श्रवण लामबंद हो जाएगा। और नतीजा वही हुआ कि उपचुनाव की एक लंबी जो सीटें जीतती चली जा रही थी भारतीय जनता पार्टी, वो घोसी में आकर रुक गई और रुकी नहीं गई। काफी बड़े मार्जिन से वो सीट हार गई भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में। और वो भी वो हारे जो वहां से विधायक रह चुके थे, दारा सिंह चौहान। ये स्थिति वहां है। अब लेकिन वहां जो तीसरा कैंडिडेट है जिसकी चर्चा बिल्कुल नहीं होती है, आपके चैनल पे हुई एक दो बार, तो बालकृष्ण चौहान जो है वो कहीं ज्यादा मजबूत साबित हो रहा है ओम प्रकाश राजभर के उम्मीदवार के मुकाबले में। वो वहां से सांसद भी रह चुका है। जितना वहां पर निषाद और राजभर और तीन बिरादरियां मिला के वोट है, उतना अकेला चौहान वोट है वहां। और वो एमपी भी रह चुके हैं, और वही एमपी नहीं रहे, वहां से दारा सिंह चौहान भी एमपी रह चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी फिर 19 में भी जीत चुकी है। वहां सुजीत जात का जाटो बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में ये स्थिति, राजीव राय सवर्णों में तो अपना उनकी पैठ बनी, क्षत्रिय भी और भूमिहार भी और सारी चीजें की, लेकिन भी पिछड़ा हो। मैंने कहा ना कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। किसी के पक्ष में अगर सवर्ण लामबंद होता है तो बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट उससे भागता है। तो ये वहां की ये स्थिति है। गोरखपुर, ये सच है कि कभी योगी आदित्यनाथ वहां बहुत अच्छी लीड नहीं ली उन्होंने, 50,000, 40,000, 55,000 इस तरह की लीड्स रही हैं। और बीच में एक उपचुनाव वहां पर हारी भी है भाजपा। लेकिन जो वहां का जातीय समीकरण है, जातीय गणित है, वो अभी भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी, जैसे प्रधानमंत्री मोदी का चुनाव है, प्रधानमंत्री मोदी, इस बात को कोई माने न माने, 14 और 19 वाले मोदी नहीं है इस चुनाव में। इस चुनाव में प्रधानमंत्री की मोदी की लोकप्रियता में कमी आई हो ना आई हो, लेकिन कम से कम अब उनके ऊपर छींटाकशी करने वाले लोग हो गए। पहले हम 14-19 में ट्रेन में सफर करते थे, बस में सफर करते थे, हवाई जहाज में सफर करते थे, और पीएम मोदी के बारे में अगर कोई टिप्पणी भी कर दें तो सामने वाला जो साथ में बैठा होता था वो आपका मुंह नोच लेता, ऐसी स्थिति होती थी। ये 19 और 20 तक ऐसा रहा है। अभी मैं अयोध्या से जब क्या कहते हैं दिल्ली, मैंने फ्लाइट ली। मेरे साथ बैठने वाले पूछने लगे, भाई साहब आप भी दर्शन करने आए थे? मैंने, नहीं, मैं अयोध्या जी का ही रहने वाला हूँ, यही मेरा घर है। कहने, अच्छा अच्छा, आप यहीं के रहने वाले हैं। दो तीन बातें की उन्होंने, उससे सहमति व्यक्त कर गए कि हाँ ठीक है, जीएसटी में दिक्कत हमको आई है और तो अभी तैयार नहीं हुआ है, माता जी को ले जाने बड़ी दिक्कत हुई। ऐसा नहीं होता था। तो वो जो कमी आई है, कितनी आई है, ये देखने वाली।
50% वोटों पर खड़ी हुई भारतीय जनता पार्टी, उससे लड़ाई जो लोग लड़ रहे हैं अति उत्साही हैं, अति उत्साह में है, बहुत खुशी में है। कहीं कुर्मी कैंडिडेट को कुर्मी मिल गया तो पूरे प्रदेश का कुर्मी मिल गया, कहीं निषाद को निषाद मिल गया तो पूरे प्रदेश का मिल गया। रिजर्व सीटों पे कहीं कहीं पर अनुसूचित, मैं फिर कह रहा हूं और ये बात नतीजों में आएगी, रिजर्व सीटों पे कहीं कहीं बहुजन समाज पार्टी का कुछ वोट समाजवादी पार्टी के कैंडिडेटों को शिफ्ट हुआ है, कुछ वोट रिजर्व सीटों, क्योंकि सब उसी के बिरादरी के लड़ रहे हैं। वहां पे अगर उसको लगा कि ये वाला नहीं जीतेगा तो ये वाला जीत जाएगा, अनुसूचित जात का चुनाव है, वहां तो ये किसी स्थिति में रहा है। बाकी सीटों पे कहीं कोई किसी का वोट लेके नहीं जा पाया है। भारतीय जनता पार्टी के साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि उनको सबका वोट मिल रहा है। अगर उनको कोरी मिल रहा है, कुर्मी मिल रहा है, खटिक मिल रहा है, लोहार मिल रहा है, कहार मिल रहा है, कुम्हार मिल रहा है, लोनिया मिल रहा है, निषाद मिल रहा है, मौर्य मिल रहा है, प्रजापति मिल रहा है, अगर मैं ओम प्रकाश राजभर की तरह कहूं तो 60 बार बिरादरी गिनानी पड़ेगी, तो उन्हें सब मिल रहा है। बाकी लोग एक पाके खुश हैं। मुझे लगता है कि अति उत्साह में वो विपक्ष है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग मोदी पे जितना डिपेंड हैं, इतना डिपेंडेंसी नहीं है। ये चुनाव लोकलाइज भी हुआ है, स्थानीय मुद्दों पे भी लड़ा जा रहा है, स्थानीय मामलों पे भी लड़ा जा रहा है। इस चुनाव को लोकल मुद्दे भी इस चुनाव को घेर रहे हैं, जो पहले हमने नहीं देखा था। तो अगर विपक्ष 40 के ऊपर की सीमा पे 43-44% वोट पा रहा है, वो चाहे नगीना का चुनाव रहा हो या घोसी का हो, मतलब पूरा पश्चिम दोनों, पहले चरण से लेके यहां तक, अगर वो 43-44% पा रहा है तो लड़ाई में है, और अगर नहीं पा रहा है तो कल भी लड़ाई में नहीं था, आज भी लड़ाई में नहीं है, और कल भी गिनती में भी लड़ाई में नहीं होगा। पंकज नहीं, पर क्या वो 43-44% वोट पा रहा है? मैं चाहूंगा राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर सतीश प्रकाश इस पर प्रकाश डालें कि क्या विपक्ष इस स्थिति में है कि वो 43-44% के आसपास पहुंच चुका है? क्योंकि जिस तरीके से कुछ सेफोलॉजिस्ट, पुराने पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, अगर उनमें से एक मैं योगेंद्र यादव का नाम लूं, तो वो ये कहते सुने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में दलित समाजवादी पार्टी के तरफ शिफ्ट हो रहा है, और ये हैरानी की बात है। वो कह रहे हैं कि ऐसी उम्मीद नहीं की जा रही थी, लेकिन ये हैरान करने वाली बात है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है। सवाल मैं भी जोड़ लूं सतीश जी का सवाल, इसी में मैं इसी लाइन पे जोड़। सतीश जी, जब 2019 में मायावती चिल्ला चिल्ला के रैलियां करके, मीटिंग करके अखिलेश यादव, मुलायम सिंह, डिम्पल यादव को हाथ उठा के कह रही थी कि ये हमारे साथ हैं, इनको वोट दीजिए, तब नहीं मिला। इस बार मायावती ने अलग लड़ने का फैसला किया, तब मिल रहा है। इस पे भी जरा सा प्रकाश डाल दीजिए। नहीं नहीं, देखिए कासिम साहब, मैं आपका सम्मान करता हूं, मैं आपकी बहुत सारी बातों से बिल्कुल सहमत हूं। देखिए, चुनावी परिणाम क्या होगा, निश्चित रूप से 4 तारीख के बाद ही तमाम लोग बोलने की स्थिति में रहेंगे। अभी सब लोग परसेप्शन निकाल रहे हैं, और मैं एक बात से बिल्कुल 100% एक बात से आपका बिल्कुल सहमत हूं कि देखिए, जाति अगर तोड़ती है तो जाति जोड़ती भी है। ये संभव हो सकता है कि कुछ रिजर्व सीटें, वो नगीना भी हो सकती है, वो मेरठ भी हो सकती है, कुछ रिजर्व सीटों पे चूंकि सजातीय जो वर्ग का कोई भी आदमी आता है। देखिए, भारत में जाति प्रेम बड़ा है, जाति का हम विरोध जरूर करते हैं, लेकिन जाति का जब हमको अपनी जाति का कोई व्यक्ति दिखाई देता है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक जातीय प्रेम जाग सकता है। हो सकता है कि मैं आपकी बातों से कुछ आंशिक रूप से सहमत हो सकता हूं, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने किस तरीके से चुनाव लड़ा, बहुजन समाज पार्टी ने किस तरह के उम्मीदवार रखे, एक चीज आपको मानना पड़ेगा कि इस अगर उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि ये चुनाव में कोई भी व्यक्ति किसी भी सीट के ऊपर ये ऐलान करने की स्थिति में नहीं है कि फला ये व्यक्ति है, ये पार्टी है और ये जीत जाएगा। ये शायद हमको ताकत जो मिली है, जो चुनाव बाइपोलर होने जा रहा था, क्योंकि बीजेपी हमेशा ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव बाइपोलर हो। बाइपोलर होने से कहीं ना कहीं बीजेपी राजनीतिक ध्रुवीकरण करती है, राजनीतिक ध्रुवीकरण का लाभ हमेशा बीजेपी को मिलता है। बहुजन समाज पार्टी के इस बार के जो डिस्ट्रीब्यूशन है, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है, जिस तरह की उसने रणनीति अपनाई है, उत्तर प्रदेश का चुनाव त्रिरंगल रहेगा। परिणाम क्या होंगे ये कल ही, आज तय नहीं कर सकते, ये तो बाद में ही तय करेंगे। दूसरी बात मैं आपको ये बात कहूंगा कि देखिए, पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में जब विपक्ष, चुनाव जो है दो लोगों के बीच में है, एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ गठबंधन है, समाजवादी पार्टी का और बहुजन समाज पार्टी का। मेरठ में 48% वोट लेने के बावजूद भी, हालांकि उस चुनाव के ऊपर भी एक सवाल है,
याकूब कुरैशी जो मेरठ से चुनाव लड़े, उनको किसी भी तरीके से 5,000 वोट से आपने हरा दिया। लेकिन अगर आप तमाम एनालिसिस को देखेंगे तो गठबंधन जो है लगभग लगभग 42 से 46% वोट लेने के बावजूद भी 38 सीटें उत्तर प्रदेश में हार गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चुनाव, चूंकि 3 ट्रायंगल इलेक्शन है, इस ट्रायंगल इलेक्शन में परिणाम बहुत चौंकाने वाले हो सकते हैं। और ये सच है कि ये चुनाव विपक्ष और सरकार के बीच का नहीं है, कहीं ना कहीं ये चुनाव जनता और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। अब जो मैं आपकी बात बिल्कुल कह रहा हूं कि हमको पहले हम लोगों के बीच में जाते थे, सरकार की बुराई करते थे या सरकार की कोई के ऊपर अगर सवाल खड़ा करते थे तो तमाम लोग आपसे लड़ने के लिए तैयार रहते। आज कहीं ना कहीं सरकार के मानने वाले और सरकार को वोट देने वाले लोग भी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। ये भारत की राजनीति में पहली बार हो रहा है। निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता घटी है। बीजेपी भी इस बात को मानती है, उसका जो वोटर है वो साइलेंट है, बहुत ज्यादा एरोगेंट नहीं है, बहुत ज्यादा उत्साह उसके अंदर नहीं दिखाई देता। ये भी एक कारण हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में अगर आप एन एवरेज देखेंगे कुछ ना कुछ वोटिंग जो परसेंटेज है वो घट रहा है। तो जो उत्साह है जो बीजेपी के वोटर के बीच में, क्योंकि आमतौर पर जो सत्ता में होता है उसका वोटर बहुत उत्साही होता है, उसको सरकार का संरक्षण भी मिलता है और उसका उत्साह कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तमाम चरणों के बीच में, पश्चिम से लेकर के आप पूर्वांचल तक जाओगे, वहां बीजेपी के वोटर के बीच में जिस तरह का उत्साह होता था वो उत्साह नहीं है। अब ये उत्साह नहीं है जिसको आप अंडर करंट, जो 2019 में तमाम लोगों ने कहा कि अंडर करंट, मुझे ऐसा लगता है कि ये अंडर करंट कहीं ना कहीं अंडर रेजिस्टेंस में अगर बदलता है तो चुनावी परिणाम चेंज हो जाएगा, ऐसा लगता है। और देख, लोकल मुद्दे भी हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और क्या 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 अनुपम जी अंडर करंट अंडर रेजिस्टेंस में बदल सकता है? आपको ऐसा कहीं पे दिखाई पड़ रहा है क्या? क्या योगेंद्र यादव 50 के आसपास सीट की बात कह रहे हैं? क्या आपको ऐसा नजर आता है क्या आपको ऐसा दिखाई पड़ता है क्या कि प्रधानमंत्री मोदी के विकल्प के तौर पर लोगों को कोई ऐसा प्रधानमंत्री दिखाई दे रहा है, या प्रधानमंत्री मोदी से इस तरीके की नाराजगी है कि चलो कोई आ जाए लेकिन इनको हटा दिया जाना चाहिए? क्या इस तरह का माहौल है क्या? किस तरह का माहौल है जिसके दम पर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी 230 से 250 के बीच में रह जाएगी, बीजेपी पूर्वांचल में और हारने जा रही है, पूर्वांचल और बिहार का मूड एक जैसा होता है, वोटिंग पैटर्न एक जैसा होता है, बिहार में तेजस्वी बड़ा झटका देने जा रहे हैं, पूर्वांचल में भी स्थिति ज्यादा खराब होने जा रही है, और कहीं ये ऐसी स्थिति ना हो जाए कि 50 से नीचे ये चले जाएं? क्या कहना चाहेंगे आप? पंकज भाई, अगर हम लोग योगेंद्र यादव से शुरुआत करें तो अभी ज्वाइन करने से पहले मैं सैयद कासिम साहब को सुन रहा था। मित्री नहीं, हमारे टीवी जर्नलिज्म के गुरु हैं, मैं कई बार कह चुका हूं, और मैं बहुत ही रेयरली उनसे डिसएग्री करता हूं, लेकिन उन्होंने कहा जैसी नजर वैसा नजारा, मैं नहीं मानता। योगेंद्र यादव नजर और नजारे का कोई मतलब ही नहीं है, वो नैरेटिव चलाते हैं बाकायदा। आप जो है किसान आंदोलन के बाद और 2022 के चुनाव के बाद उनका बयान आया कि साहब हमने तो पूरी मेहनत से पिच बनाई थी, अखिलेश यादव बॉलिंग नहीं कर पाए तो हम क्या करें? तो ये नजर और नजारे की बात नहीं है ना, जो आदमी फावड़ा लेके पिच बना रहा है और जो खुद ही कह रहा है हमने पिच बनाई थी, कि ना नजर है ना नजारा, उनका मतलब इज एन एक्टिव पॉलिटिशियन ना, आप इसमें समझिए। इस बार भी वो एक्टिव पॉलिटिशियन है। एक राजनीतिक पर्सन जैसे कहता अखिलेश यादव कहते हैं 80 की 80 सीट जीत रहे, वैसे योगेंद्र यादव कहते हैं। उसमें भी वो उन्होंने बता दिया कि साहब एनडीए की सरकार बन रही, फिर डांट शाट पड़ी तो फिर उसके बाद उसका के वो उसको सफाई देने लगे। एक झटके में तो वो भी बता गए थे, उनका पहला वीडियो देखिए ना, वो तो साफ कहते हैं एनडीए की सरकार बन रही है, नरेंद्र मोदी मेजोरिटी नहीं आ रहे लेकिन एनडीए की सरकार को कह रहा। वो योगेंद्र यादव वाली बात आप जाने। देखिए अभी हमारे पास एक वरिष्ठ पत्रकार बैठे थे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि साहब इस चुनाव का सारा मतलब ये समझिए, मोदी से इतनी नाराजगी नहीं है और विपक्ष से इतनी उम्मीद नहीं है, सारा फैक्टर इसी पे आ रहा है। एक जमाने पहले हम लोग इसको टीना फैक्टर कहते थे, टीना यानी देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। मैं हमेशा से कहता था कि मोदी के सामने तुमको एक चेहरा लाना पड़ेगा, क्योंकि अब ये मोरलेस एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की तरह हो गया है। यहाँ पे आप अमेरिका हम देखते हैं 2 चेहरे टकराते हैं,
इधर से आपको चेहरा मिल रहा है, दूसरी तरफ आपको इस तरह के बयान मिल रहे हैं कि साहब हम 24 घंटे और 48 घंटे में प्रधानमंत्री के चुनाव कर लेंगे, इस तरह की बातें मिल रही हैं। एक तो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं मानता कि साहब एक वो हो रही है, एक कोई नाराजगी की लहर चल रही है। मैंने नाराजगी की कई लहरें देखी हैं। मैंने किसान आंदोलन देखा है, जाट आंदोलन देखा है, गुर्जर आंदोलन देखा है। मैंने श्रीकांत त्यागी के मुद्दे पे त्यागियों की नाराजगी देखी है, विकास दुबे के मुद्दे पे ब्राह्मणों की नाराजगी देखी है, राजपूतों की नाराजगी देखी है। वो सब नाराजगियों का असर भी मैंने देखा है, इसलिए उत्तरदाता वो नहीं है। एक सिंपल सी बात है साहब की, प्रशांत किशोर का भी जिक्र कर रहे थे सैयद कासिम साहब। तो एक बात जैसे उन्होंने कहा कि साहब जो नाराजगी चाहिए, जो एक गुस्सा चाहिए, जो एक वितृष्णा चाहिए वर्तमान सरकार से, वो नजर नहीं आ रही है। दो चीजें हैं, अक्सर इस तक बात है, वोटिंग परसेंटेज गिर गया। मैं यहाँ प्रयागराज में बैठा हूँ, कैसा वोटिंग परसेंटेज फूलपुर में बहुत गिर गया, 50%। अरे पिछली बार 49 था। यहाँ वोटिंग होती नहीं, कोई क्या करे भाई। शहर उत्तरी यहाँ पे आता है, शहर उत्तरी वो क्षेत्र है जहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, कहने को पढ़ा लिखा क्षेत्र कहलाता है। 27% वोटिंग होती है। विधानसभा चुनाव में 27% वोटिंग हुई। अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, उसके आसपास हजारों छात्रों ने अपना वोटिंग कार्ड बना रखा है जब वो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, और उसका सब छोड़ के चले जाते हैं। तो धीरे धीरे 25-30 साल में वहां पे 50,000 आदमी ऐसे इकट्ठा हो गए जब इलाहाबाद में रहते ही नहीं, वोटिंग परसेंटेज गिर जाता है। एक चीज अगर वोटिंग परसेंटेज पे ही बात है, और इस पे मैं खास तवज्जो चाहूंगा, पिछले चरण में महिलाओं की वोटिंग पुरुषों के मुकाबले 6% ज्यादा हो। अब इस पे कोई माने नहीं माने, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड आप धर्म जाति अलग अलग जाके महिलाओं से बात करें तो आपको नजर आता है कि महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज अगर बढ़ा है तो उसके 6% बहुत होता है। 6% का अंतर आया है पिछली बार महिला की वोटिंग और पुरुष वोटिंग में। महिलाओं के लिए आज भी बहुत बड़ी बात है, एक तो उनको अनाज उनके हाथ में आ रहा है, दूसरे महिला सुरक्षा की बात है। अब दिक्कत क्या होती है कि साहब बहुत कहिए, बहुत कुछ, ये मैं तो हर चुनाव में यही होता है, बहुत विवाद होता है। आप कुछ कह रहे हैं, सामने वाला कुछ कह रहा है। कभी कभी तो हमको लगता है कि एक बार नतीजे आ जाए उसके बाद ही बैठना चाहिए। पंकज भाई, वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।